Hello students, most welcome again, most welcome in this my channel Commerce Classes Varanasi. Now, आज फिर से चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास थर्ड मींस पीरियड थर्ड के साथ आपके सामने हूँ। आपका इकोनॉमिक्स मेंटर डॉक्टर सी खान फ्रॉम वाराणसी एंड आई होप दैट अगर से आप कंटिन्यूअस वीडियोस को स्टडी करते रहें, इफ यू कंटिन्यू स्टडी दिस वीडियो, तो मुझे लगता है कि आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम के टाइम में। सो चैप्टर्स को टॉपिक वाइज करा रहा हूँ और उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा। सो you keep on watching continuously series of these videos and subscribe this channel so that you get the notification of about the new videos। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या सिचुएशन, क्या पोजीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, वी आर स्टार्टिंग इन टुडेज क्लास। तो एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो था दैट वाज शोइंग फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस को शो करते हैं। नाउ सी, point first is here low productivity and low production and low productivity। प्रोडक्शन का मीन्स होता है टोटल आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट पर हेक्टेयर या पर एयर ऑफ लैंड। तो पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी कितनी थी, पर हेक्टेयर प्रोडक्शन कितना था जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और प्रोडक्शन का लेवल क्या हुआ करता था, दैट वाज लो। वो दोनों सेंस में बात करें, या प्रोडक्शन के बारे में बात करें या तो प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करें, तो प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी बोथ वर लो इन आवर इकोनॉमी अबाउट द एग्रीकल्चर सेक्टर। और ये बहुत ही लो था इंडिपेंडेंस के टाइम में। अगर से हम एक डाटा के बेसिस पे आज के प्रेजेंट टाइम से इसको कंपैरिजन करें तो आप खुद भी समझ सकते हो कि हमारी एग्रीकल्चरल सेक्टर की प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन का लेवल कितना लो था। यू मे सी, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ड्यूरिंग 1947 एंड 2018-19। आप देख रहे हो वीट का प्रोडक्शन ऑफ वीट। नाउ सी, प्रोडक्शन ऑफ वीट ड्यूरिंग 1947 वाज 660 किलोग्राम पर हेक्टेयर ओनली, ठीक है। जबकि ये प्रोडक्शन वीट का अभी बढ़ के 2018-19 में 3408 किलोग्राम हो चुका है, मींस की मोर देन 6 टाइम, मींस मोर देन 5 टाइम, अबाउट द 6 टाइम। राइस के प्रोडक्शन की बात करें तो 665 किलोग्राम पर हेक्टेयर प्रोडक्शन था 1947 में, जो कि अभी बढ़ के हो गया है 2665 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देन यू मे सी, आप खुद भी देख सकते हो, जज कर सकते हो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों काफी लो थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। नाउ सेकेंड पॉइंट अगर से बात करें, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर जो था वो पूरी तरह से वल्नरेबल था, पूरी तरह से अनसर्टेन था। कोई भी वहां गारंटी नहीं थी कि इस बार प्रोडक्शन अच्छा होगा, इस बार फसल अच्छी होगी। क्यों? इसका रीजन क्या था? इसका रीजन बेसिकली ये था कि आवर एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सेसिवली डिपेंडेंट अपॉन रेनफॉल। हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर जो है मोस्टली जो है रेनफॉल पे डिपेंडेंट था। अगर से अच्छी रेन हो जाती है तो क्रॉप अच्छा होगा, रेन अच्छी नहीं होती तो क्रॉप अच्छा नहीं होगा। तो कहने का सेंस क्या है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई कंसिस्टेंसी नहीं था। देयर वर नो एनी कंसिस्टेंसी ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। कभी क्रॉप बहुत अच्छी हो सकती है, कभी कोई भी क्रॉप नहीं हो सकती, बहुत ही कम प्रोडक्शन हो सकता है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द रेनफॉल, ऑन द नेचर।
और अगर से ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में इस सेक्टर पे मतलब इरिगेशन के लिए कोई भी एफर्ट नहीं किया गया। ब्रिटिश रूल्स ने कोई डेवलपमेंटल मेजर्स या परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन के कोई भी इस तरह के उपाय नहीं लगाए। तो इस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है पूरी तरह से अनसर्टेन रही, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर अनसर्टेन रहा। हाई डिग्री ऑफ वल्नरेबिलिटी या अनसर्टेनिटी हमेशा मिली एग्रीकल्चर सेक्टर में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट 1950 अराउंड। पॉइंट नंबर थर्ड अगर से बात करें तो डोमिनेंस ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। हमारी जो फार्मिंग होती थी वो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती थी। एक पॉइंट यहाँ समझ लेना बहुत जरूरी है कि सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। व्हाट्स द सबसिस्टेंस फार्मिंग? देखो, हम लोग अगर से प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन करने का मेन ऑब्जेक्टिव हो कि हमारी फैमिली की फूड रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, मतलब हम खेती करें, प्रोडक्शन करें, फार्मिंग करें बस अपनी फैमिली का फूड रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, बेचना नहीं है, कमर्शियल कुछ नहीं सोचना है, तो इसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में ये सबसे बड़ा फीचर है कि आज भी बहुत सारे फार्मर ये होते हैं, उनका मेन मोटो होता है, मेन ध्येय क्या होता है कि भाई इतना कम से कम उगा लो क्रॉप जिससे कि हमारे घर परिवार का खाने की व्यवस्था हो जाए, खाने का अरेंजमेंट हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर एरिया था, एग्रीकल्चर सेक्टर था, वो वहां पे सबसिस्टेंस फार्मिंग का ज्यादा स्कोप था। लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग के हिसाब से ही बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही एग्रीकल्चर करते थे। थोड़ा बहुत अगर से सरप्लस उनका बच जाता है तो आसपास के लोकल मार्केट में बेच देते थे। थोड़ा बहुत सरप्लस अगर से बच गया, सरप्लस का मतलब सबसिस्टेंस, खाने से एक्स्ट्रा जितना बच गया। मान लो तुम्हारे फैमिली में 10 क्विंटल का अगर से 1 ईयर का कंजप्शन है फूड क्रॉप्स का, और तुम्हारे यहाँ 15 क्विंटल हो गया, तो क्या हुआ, 5 क्विंटल तुम्हारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो 5 क्विंटल वो सरप्लस आपका हो गया। तो वो सरप्लस जो होता था फार्मर के पास पहले तो होता नहीं था, अगर से हो भी गया थोड़ा बहुत तो उसको लोकल मार्केट में बेच देते थे, सेल कर देते थे। तो हमारा जो आउटलुक था फार्मिंग का उस टाइम में, हमारे फार्मर्स के जो आउटलुक थे, जो सोच थी इनकी, वो पूरी तरह से सबसिस्टेंस फार्मिंग ओरिएंटेड थी। थोड़ा भी कमर्शियल आउटलुक नहीं था, कमर्शियल थिंकिंग नहीं थी हमारे फार्मर्स की उस टाइम में। This is the third point. Fourth one is here, gulf between owner of soil and tiller of soil. दो बातें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। Owner of soil, जमींदार, tiller of soil who are basically working in the agriculture sector, मतलब कि या तो छोटे फार्मर्स या तो फार्म लेबरर्स। तो ब्रिटिश राज के समय में जो जमींदार हुआ करते थे उन लोगों को ओनर ऑफ द लैंड माना गया, एज वेल एज दूसरा जो सेक्शन होता था जो खेतों पे काम करता था, टिलर ऑफ द लैंड, टिलर ऑफ द सॉइल था। और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा हुआ करते थे, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, हमेशा इनके बीच में गैप बना रहता था। जो ओनर है वो टोटल आउटपुट जो हो रहा है, जो एग्रीकल्चर हो रही है, उसका बहुत थोड़ा पार्ट ही शेयर करते थे टिलर ऑफ द फार्म के। जो काम करने वाले किसान है उनको बहुत छोटा हिस्सा मिलता था उनको काम करने के बदले में या एग्रीकल्चर करने के बदले में, जबकि ज्यादा या बड़ा हिस्सा जो है जमींदार से या ओनर ऑफ द लैंड जो थे वो ले लिया करते थे। बहुत बार तो ऐसा होता था कि जो फार्मर्स काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, फार्म में काम कर रहे हैं, उन लोगों को फार्मिंग की कॉस्ट भी नहीं निकल पाती थी, जितना उनके खर्चे हुए उतने भी पैसे उनको नहीं मिल पाते थे क्रॉप प्रोडक्शन से। और ये जो हमारे ओनर ऑफ द लैंड होते थे वो हायर, ज्यादा बड़ा हिस्सा जो है, बिग शेयर ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ले लिया करते थे, और मैक्सिमम रेंटल इनकम उनको होती थी एग्रीकल्चर सेक्टर से। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाला जो बंदा है, जो फार्मर है, उसकी इनकम कम होती थी, यहाँ तक कि कभी कभी उसको अपनी बेसिक नीड्स भी पूरा करने में प्रॉब्लम होती थी। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, हमारे एग्रीकल्चर का दूसरा ये नेक्स्ट फीचर है 5वां नंबर पे, कि हमारे लैंड होल्डिंग्स तो स्मॉल थे। जो हमारे फार्मर्स थे उनके पास जो लैंड्स हैं, तो जो लैंड्स थी वो स्मॉल थी। वो तो एक प्रॉब्लम है, ये स्मॉल अगर से लैंड होती तो उसपे हम कमर्शियल फार्मिंग नहीं कर पाते हैं, मैकेनाइज्ड मींस ऑफ फार्मिंग नहीं यूज कर पाते हैं। ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर एट वन प्लेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम और थी कि ये स्मॉल तो इनके लैंड होल्डिंग्स थे बट फ्रेगमेंटेड थे, इधर उधर बिखरे हुए थे।
थोड़ा सा लैंड यहाँ, थोड़ा सा लैंड वहाँ, थोड़ा सा लैंड वहाँ। तो इससे जो है फार्म मैनेजमेंट करने में बड़ी प्रॉब्लम आती थी और बहुत ही नॉन इकोनॉमिकल हो जाता था, बहुत ही खर्चीला हो जाता था। एफर्ट, मनी, टाइम सभी वेस्ट होते थे फार्म मैनेजमेंट करने में, बिकॉज लैंड होल्डिंग्स छोटी भी है और स्कैटर्ड भी है, थोड़े लैंड यहाँ, थोड़े लैंड वहाँ, हम वहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, क्या करें। और इसका जो फाइनली आउटकम या रिजल्ट आता था, वो रिजल्ट ये हुआ कि आउटपुट या प्रोडक्शन कम होता चला गया, प्रोडक्शन कम हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, जबकि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती चली गई। इसके पीछे रीजन क्या है? स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स या लैंड होल्डिंग्स। पॉइंट नंबर 6 बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंडर द ब्रिटिश राज। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, दैट वाज वेरी मच अनफेवरेबल फॉर द फार्मर्स। फार्मर्स के बहुत अनफेवरेबल था, क्योंकि इन्होंने एक यूनिक लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है कि वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम यहाँ पे इन्होंने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया, किसने? ब्रिटिशर्स ने। लैंड के ओरिजिनल ओनर ये अपने आप को डिक्लेयर करते थे कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लैंड की ओनर है, लेकिन बीच में एक जमींदार स्टेब्लिश किया इन्होंने, और जमींदार को बहुत बड़े बड़े लैंड्स, विलेजेस दे दिए गए कि भाई ये आपकी जमींदारी है, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने लैंड के टेम्परेरी ओनर आप ही हो भाई। अब उनको क्या किया गया कि उनको फ्री कर दिया गया कि आप जो है किसानों से इस पे खेती कराओ, किसानों को ये थोड़े थोड़े टुकड़े बांट दो उसके, और उनसे रेंट लगाओ, और रेंट का इतना हिस्सा, पर्टिकुलर हिस्सा हमें चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया। अब जमींदार क्या होते थे, जो रेंट लेना है फार्मर से, वो बहुत हाई रेट्स में लेते थे और उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देते थे और बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते थे। इस तरह से जो हमारा फार्मर है, जो एक्जेक्टली ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइटेशन उसका किया गया। बहुत बार ऐसा होता था कि जो हमारा टिलर ऑफ द सॉइल है, अगर से वो प्रॉपर्ली रेंट पे करने के लिए एबल नहीं है, तो नहीं एबल होने के कंडीशन में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को जमींदार ले लिया करते थे। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, दैट वाज वेरी मच डिफेक्टिव सिस्टम। ये बहुत ही डिफेक्टिव सिस्टम हुआ करता था, जिससे फार्मर्स को बार बार बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, फार्मर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनका मॉरल हैरेसमेंट होता था। जमींदारी सिस्टम थी, जमींदार को ओनर ऑफ द सॉइल समझ लिया गया। जमींदार को फिक्स रेंट देना पड़ता था गवर्नमेंट के पास, लेकिन जमींदार जो फार्मर से लेते थे वो हाई रेट लेते थे, वो उनको हर लेवल पे एक्सप्लॉइटेशन उनका करते थे फार्मर्स का। अगर से कभी भी रेंट वो फार्मर्स देने में एबल नहीं है, अनेबल है, नहीं दे पाते थे, तो जमींदार क्या करता था, उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज को सीज कर लेता था। दिस वाज द सिस्टम एट दैट टाइम। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब होता है एग्रीकल्चर हम कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करें, मतलब कुछ ऐसा उगाएं, such kind of crop must be produce and growth, जो कि किसी भी इंडस्ट्री में यूज होने के लायक हो, किसी भी इंडस्ट्री में यूज हो। तो ब्रिटिशर्स ने एट दैट टाइम फार्मर्स को फोर्स किया कि आप कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करो, मतलब ऐसे क्रॉप उगाओ जो फूड नीड को पूरा ना करे, जो हमारी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। और इसके लिए उनको कमर्शियल क्रॉपिंग कराई गई, कन्वेंशनल या सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, क्रॉप से उनको हटा करके कमर्शियल क्रॉपिंग कराई गई। मतलब ऐसे क्रॉप्स, इंडिगो वगैरह लगवाए गए जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए। फार्मर्स को थोड़ा लालच भी दिया गया, समय समय पे उनको फोर्स भी किया गया, एडवांस पेमेंट दिया गया कि भाई कल्टीवेशन करो आप इंडिगो का। तो ब्रीफली अगर से हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आइदर वी मे से कि एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर बैकवर्ड सेक्टर्स था, बैकवर्डनेस को शो करता था। लो प्रोडक्टिविटी थी, प्रोडक्शन का लेवल लो था, डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी बहुत ही हाई थी, डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग हुआ करती थी, स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स थी, कमर्शियल फार्मिंग को फोर्सली कराया जाता था, और ज्यादा से ज्यादा जमींदार एक्सप्लॉइटेशन करते थे हमारे फार्मर्स का। सो हमारी एग्रीकल्चर पोजीशन जो थी वो डैमेज थी पूरी तरह से, बैकवर्डनेस
बैकवर्ड थी और वहाँ पे जो लगे हुए एसोसिएटेड पीपल है, फार्मर हैं, उनकी भी पोजीशन बहुत ही मिजरेबल, बहुत ही दयनीय उस समय हुआ करती थी। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या फ्यूचर था। आफ्टरवर्ड हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक पढ़ेंगे। सो आप लोग वीडियोस को वॉच करिए प्रॉपर्ली, आपके लिए बेनिफिशियल है, बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बेनिफिशियल है। सो यू प्लीज सब्सक्राइब this channel so that you get the notification and information about the new videos, and videos will be produced continuously and make available to you continuously. So keep on watching and just move in with study. Thank you.